Okay, let's start with system of particles. Example number 2. Example number 2. Three masses 3456 kg are located at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड इज 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर एंड दिस होल साइड इज 1 मीटर. तो अगर पूरा साइड 1 मीटर है तो अगर यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बनाएंगे तो बीच से काटने पे दिस पार्ट इज 0.5, दिस पार्ट इज 0.5. लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्राइंगल. इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, कहाँ पे होगा? तो लेट अस अज्यूम कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल. अब देखो, सिंस दिस डायग्राम रिक्वायर्स टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए हमें दो एक्सिस का सहारा लेना होगा. वी नो द सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला इज दिस, x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2. अब अगर ये फॉर्मूला है तो दिस विल बी फॉर x एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए क्या करेंगे? m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2. तो यहाँ से मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट. तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, तो आई कैन लोकेट द सेंटर ऑफ मास. तो वही करना है, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. देखो, फॉर x एक्सिस या फॉर x डिस्प्लेसमेंट हमें ये वाला एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना होगा. x डिस्प्लेसमेंट के लिए आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सिस. तो याद रखना, जब x मेजर करेंगे तो इस ग्रीन एक्सिस से मेजर करेंगे, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज x. तो कौन से एक्सिस से है ये डिस्टेंस? दिस एक्सिस फ्रॉम विच एक्सिस? इस एक्सिस से है ये डिस्टेंस. तो उसके बेसिस पे हमें एक्सिस चूज करना है. अगर हम मुझे x निकालना है तो ये वाला एक्सिस चूज करना होगा, बिकॉज उसी से ही डिस्टेंस मेरा x है. तो इस एक्सिस से तीनों मासेस का डिस्टेंस निकाल लो. m1 इज ऑन द एक्सिस इटसेल्फ, तो m1 का डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से? 0. m2 है यहाँ पे, m2 एक्सिस से कितना दूर है? 0.5 यानी 1 मीटर. तो m2 एक्सिस से कितना दूर है? 1 मीटर. m3 एक्सिस से कितना दूर है? m3 यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैं इसके इक्वल कह सकता हूँ, यानी m3 इज 0.5 मीटर. तो m3 इज 0.5 मीटर. तो यहाँ से तीनों मास मिल गए, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, यहाँ से मिल गया मुझे x कोऑर्डिनेट. अब सेम चीज करना है y के लिए. खुद से सोच के बताओ, y एक्सिस इज दिस डिस्टेंस. ये किस एक्सिस से मेजर हो रहा है? ये y वाला डिस्टेंस इज गेटिंग मेजर्ड फ्रॉम ये वाला एक्सिस. इस नीले एक्सिस से मेजर हो रहा है ये. तो अगर इस ब्लू एक्सिस से मेजर हो रहा है तो m1 का डिस्टेंस कितना है ब्लू एक्सिस से? 0. m1 ब्लू एक्सिस के ऊपर ही है. m2 का डिस्टेंस कितना है ब्लू एक्सिस से? 0, उसी के ऊपर है. m3 का डिस्टेंस कितना है ब्लू एक्सिस से? m3 का डिस्टेंस है ये वाला लाइन. अब ये वाला डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी विल यूज पाइथागोरस. ये 1 मीटर पता है हमें, इसका डिस्टेंस 1 मीटर पता है, इस साइड का डिस्टेंस 0.5 मीटर पता है. तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस y डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला y मान लो, मतलब ए बी का स्क्वायर. तो वहां से ए बी आराम से निकल जाएगा. ए बी इज व्हाट? 1 माइनस 0.5 होल थिंग स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर. तो ये देखो, ए बी हमने यहाँ पे निकाला है. 1 माइनस 0.5 यानी 1/2 होल थिंग स्क्वायर. तो ए बी कितना आएगा अल्टीमेटली? √3/2. ध्यान रखना ये ए बी स्क्वायर है, अगर ए बी निकालना है तो हैव टू डू रूट. तो 1 को 1, 0.5 को हाफ होल थिंग स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा √3/2, यानी हमें ये वाला डिस्टेंस भी मिल गया m3 का. तो m3 कितना दूर है इस ब्लू एक्सिस से? m3 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √3/2. ये वाला डिस्टेंस √3/2.
तो m3 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √3/2। तो ये m1 वाई ब्लू एक्सिस के ऊपर है, m2 ब्लू एक्सिस के ऊपर है, देखो m1 ब्लू एक्सिस के ऊपर है, m2 ब्लू एक्सिस के ऊपर है, तो इट इज √3/2। यहाँ से हमें मिल गया y कोऑर्डिनेट। 10 सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सारे मिल गए। बस ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, देखो ए पार्टिकल मास 100 ग्राम एंड 300 ग्राम, तो दो पार्टिकल्स है, एक 100 ग्राम का है, एक 300 ग्राम का है। दोनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i प्लस 5j प्लस 13k, और दूसरा है -6i प्लस 4j माइनस 2k रिस्पेक्टिवली। एंड वेलोसिटीज भी गिवन है 10i माइनस 7, हल्का सा कट गया है यहाँ पे देख लो, 10i माइनस 7 माइनस 3k, एंड दूसरा वेलोसिटी इज 7i माइनस 9j प्लस 6k। डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस पहले पोजीशन निकालना है फिर वेलोसिटी। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दिया हो, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस फॉर्म में कभी भी आर वेक्टर गिवन हो, दैट इज पोजीशन वेक्टर, उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2, ये वाला यूज होगा, जहां पे r1 होगा पोजीशन वेक्टर, r2 होगा पोजीशन वेक्टर। तो देखो m1 का मास गिवन है 100 इन kg 0.1, m2 का मास गिवन है 300 इन kg 0.3, r1 गिवन है, r2 गिवन है, सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, m1 इंटू r1, m2 इंटू r2 प्लस m1 प्लस m2, ये आ गया तुम्हारा r वेक्टर। अब सिमिलरली वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 दोनों गिवन है। अगर वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2, अच्छा यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 0.1 से एक बार 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0.1 से एक बार 5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0.1 से एक बार 13 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0.3 से एक बार 6 मल्टीप्लाई होगा, 0.3 से एक बार 4 मल्टीप्लाई होगा, 0.3 से एक बार 2 मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद सारे आई वाले टर्म्स को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, जे वाले टर्म्स को अलग से कैलकुलेट करेंगे, के वाले टर्म्स को अलग से कैलकुलेट करेंगे। यू कैनॉट मिक्स आई एंड जे। फॉर एग्जाम्पल दिखा के दे रहा हूँ एक में, 0.1 इंटू 2 0.2 आई कैप, प्लस 0.1 इंटू 5 0.5 जे कैप, प्लस 1.3 के कैप, 0.1 इंटू 13, प्लस 0.3 इंटू माइनस 6 माइनस 1.8 आई कैप, 0.3 इंटू प्लस 4 प्लस 1.2 जे कैप, 0.3 इंटू माइनस 2 माइनस 0.6 के कैप, अब 0.2 आई कैप और माइनस 1.28 कैप, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1.6 आई कैप। जे कैप और जे कैप का हिसाब लगाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, हमें मिलेगा 1.7 जे कैप, प्लस 1.3 और 0.6 का यहाँ पे करेंगे तो इसका मिलेगा हमें 0.7 के कैप। ये बन गया डिवाइडेड बाई 0.1 और 0.3 तो 0.4। अब ऊपर भी सबका डेसिमल लोगे, कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, तो ये बन जाएगा 16 आई कैप बाई 10 प्लस 17 जे कैप बाई 10 प्लस 7 के कैप बाई 10, नीचे बन जाएगा 4 बाई 10। अब ऊपर सब में 10 कॉमन है, नीचे भी 10 कॉमन है, काट दो तो आ गया तुम्हारा ये वाला आंसर, 16 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 7 के कैप बाई 4। सिमिलरली वेलोसिटी वाला करेंगे, m1 v1 m2 v2 वेलोसिटी गिवन है, बस नेक्स्ट वन।
एग्जाम्पल 5, ये वाला एक बार क्लास में भी हुआ है तो ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ. ओ पॉइंट से इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है यहाँ से. इन द फिगर 7.8, फिगर नीचे गिवन है. अब ध्यान से देखो फिगर, ये वाला साइड 8 मीटर का है, दिस इज 2 मीटर, यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ तक 3 मीटर है, तो ये वाला हिस्सा 2 मीटर का है. इसका लेंथ 6 मीटर. सारे लेंथ क्वेश्चन में गिवन है. अच्छा, अब ध्यान से देखना एक चीज, जस्ट एजम्पशन के लिए मान लेते हैं कि इसका, जस्ट फॉर एजम्पशन लेट अस अज्यूम कि हर मीटर स्क्वायर का एरिया है रो. ठीक है, हर मीटर स्क्वायर का एरिया है रो. इस डायग्राम में कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ले लिया 1 मीटर स्क्वायर का, तो इस बॉक्स का सॉरी एरिया नहीं, मास, इस बॉक्स का, छोटे से रेड बॉक्स का मास कितना होगा, रो ग्राम या केजी. हर मीटर स्क्वायर का, फॉर एवरी मीटर स्क्वायर लेट अस अज्यूम द एरिया टू बी रो. चम्मच बन गया है, रो नहीं बना है अभी तो. चलो हो गया, फिर भी रो है तो रो केजी. तो इस ऊपर वाले ब्लॉक का एरिया वेट कितना होगा, ऊपर वाले ब्लॉक का पहले एरिया निकाल लो. एरिया क्या है, लॉन्ग 8 इंटू 2, रेक्टेंगल शेप है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 इंटू 2. तो ऊपर वाले ब्लॉक का फॉर ब्लॉक 1 एरिया इज 8 इंटू 2 यानी 16 मीटर स्क्वायर. हर मीटर स्क्वायर का मास है रो केजी, तो इसका टोटल वजन कितना होगा ऊपर वाले प्लेट का, m1, ऊपर वाले प्लेट का वजन विल बी 16 मीटर स्क्वायर इंटू रो, बिकॉज हर मीटर स्क्वायर का रो है तो टोटल वेट कितना होगा 16 रो केजी. सिमिलरली ब्लॉक 2 में जाओ. ब्लॉक 2 का एरिया कितना है, ब्लॉक 2 का एरिया है, ये साइड है 2 का, ये है 6 का, तो 6 इंटू 2, ये वाला लेंथ 2 का है, ये वाला साइड 6 का है, तो ब्लॉक 2 हो गया 6 इंटू 2 यानी 12 मीटर स्क्वायर. इसका मास होगा 12 मीटर स्क्वायर इंटू रो, हर केजी का मास, हर यूनिट का मास यानी 12 रो. तो हमें ऊपर वाले ब्लॉक का भी मास मिल गया, नीचे वाले ब्लॉक का मास मिल गया. अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये ब्लॉक रेक्टेंगल शेप का है तो इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे, तो इसका मास है यहाँ पे O1. सिमिलरली इस वाले ब्लॉक का मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे, ये हो गया O2. और हमें निकालने के लिए बोला है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, O पॉइंट के रेस्पेक्ट पे निकालने के लिए बोला है. देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन, प्लेट फ्रॉम O, हमें O के रेस्पेक्ट पे सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो इस डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा बना सकता हूँ, मेरा O बन गया मेरा एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट पे निकालना है, उससे कुछ दूरी पे है O1 और उससे भी कुछ दूरी पे है O2, और इन दोनों के बीच पे कहीं पे होगा मेरा सेंटर ऑफ मास. सम प्लेस हियर विल बी माई सेंटर ऑफ मास. बस अब चेक करो O1 का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम O. ये पूरा लेंथ है 2 मीटर का, O1 इसके सेंटर पे है, तो कितना डिस्टेंस होगा ये वाला 1 मीटर. पूरा 2 मीटर है, ये बीच में है तो 1 मीटर. ध्यान रखना हम O से मेजर कर रहे हैं. O2 का डिस्टेंस O से कितना होगा, यहाँ तक है 2 मीटर. अब इसके ये पूरा है 6, O2 विल बी इन सेंटर ऑफ दिस ब्लॉक, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 6 का हाफ 3 मीटर. ये पूरा ब्लॉक है 6 मीटर का, O2 बीच में है तो ये कितना होगा 3 मीटर. ये 3 मीटर हो गया, यहाँ पे 2 मीटर हो गया, तो O से कितनी दूरी पे आ चुके हैं हम, 3 + 2 5 मीटर. तो O2 का डिस्टेंस फ्रॉम O इज 5 मीटर एंड O1 का डिस्टेंस इज 1 मीटर. अब हमें दोनों पॉइंट्स का मास भी मिल गया, O1 इज m1, O2 इज m2, दोनों का मास मिल गया, दोनों का डिस्टेंस मिल गया. अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो.
कौन सा फॉर्मूला अगर पूछ रहे हो तो अभी जो यूज़ किया है m1x1 प्लस m2x2 वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। देखो m1 यानी पहले ब्लॉक का मास कितना है 16, उसका डिस्टेंस कितना था 1। सेकेंड ब्लॉक का मास 12, उसका डिस्टेंस कितना था 5। सेकेंड ब्लॉक डिस्टेंस कितना था 5, पहला ब्लॉक डिस्टेंस कितना था 1, मास 16, एक का 12, 16 12, नीचे सम ऑफ मासेस, यहाँ से आ गया मेरा डिस्टेंस 2.71। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे तुम लोग, जिन लोगों ने क्लास में किया है वो लोग खुद से अभी ट्राई कर लो। आगे का क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, जिन लोगों को ये वाला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, ट्राई इट ऑन योर ओन। जिनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, यहाँ पे देख लो। एक सर्कल है जिसका थिकनेस इज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। तो पहले एक बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं, ग्रीन, जस्ट ड्रॉ बिग सर्कल ग्रीन कलर का। देखो डायमीटर 56 है तो रेडियस विल बी तुम्हारा 28, तो इसका मान लो 28 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब इसी सर्कल पे ए सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द एज ऑफ द प्लेट। अब देखो डायमीटर 42 सेंटीमीटर यानी रेडियस होना चाहिए 21, तो हम यहाँ से एज से मेजर करेंगे 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक आ गया मान लो 21 सेंटीमीटर। तो एज से ये वाला हिस्सा मान लो हो गया मेरा 21 सेंटीमीटर। अब इस 21 सेंटीमीटर को लेके आई विल ड्रॉ अनदर सर्कल। ये हो गया, तो ये आ गया रेड सर्कल का सेंटर, ये आ गया ग्रीन सर्कल का सेंटर। पूरा वाला 28 था, रेड का यहाँ तक 21 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर। ये पूरा 28 है, एच से लेकर यहाँ तक 21 है, तो बीच का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। अब ये बन गया सर्कल। ग्रीन का मास मान लो कैपिटल एम, रेड जो नया वाला बना है उसका मास मान लो एम डैश। लेट अस अज्यूम कि हर मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का मास है स्मॉल एम। हर मीटर स्क्वायर यानी छोटा सा एक ब्लॉक लिया है, यहाँ पे अगर लेते 1 मीटर स्क्वायर का कुछ हिस्सा, तो उसका मास होता है स्मॉल एम। उस हिसाब से स्मॉल एम का वैल्यू क्या होना चाहिए? स्मॉल एम विल बी टोटल मास बाई टोटल एरिया। आप टोटल मास किसका ले रहे हैं? ग्रीन का, तो ग्रीन का टोटल एरिया पाई आर यानी 28/100 होल थिंग स्क्वायर। ये आ गया मास पर यूनिट एरिया, स्मॉल एम का वैल्यू। उस हिसाब से एम डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर इस लॉजिक से एम डैश कैलकुलेट करेंगे तो एम डैश विल कम आउट टू बी हर यूनिट एरिया का मास इनटू स्मॉल डैश का एरिया, एम डैश का एरिया। एम डैश का एरिया क्या है? पाई 21/100 होल थिंग स्क्वायर। उसका रेडियस 21 है, तो हर मीटर स्क्वायर का मास इनटू अपना तुम्हारे पास जितना एरिया है। तुम्हारे पास 1 मीटर स्क्वायर का मिल गया। अब मेरे पास अगर 3 मीटर स्क्वायर है, जस्ट एग्जांपल मान लो तुम्हारे तुम्हारे घर में 1 मीटर स्क्वायर एरिया जितना है, मतलब घर बिकता है सबका, तो मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसका कीमत आया है 3 करोड़। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा हो गया, बट मान लो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कीमत आ रहा है 3 करोड़, तो तुम्हारे पास घर है 2 मीटर स्क्वायर का, तो बहुत ही छोटा घर है, बट एज्यूम कर लो कि 1 मीटर स्क्वायर का मास अगर 3 करोड़ आ रहा है, कीमत अगर 3 करोड़ आ रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर का कीमत कितना आएगा? 3 + 3 6 करोड़। 3 मीटर स्क्वायर का आएगा 3 + 3 + 3 9 करोड़। उस लॉजिक से अगर जाओगे तो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का एम है, तो मेरे पास जितना एरिया उतना मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरे पास 3 मीटर स्क्वायर है, तो मैंने हर मीटर स्क्वायर का 3 इंटू अपना 3 करके मुझे 9 करोड़ मिल गया था।
3+3+3, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर हर मीटर स्क्वायर का मुझे पता है और मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है, इफ़ आई नो दैट, मल्टीप्लाई कर लो, मुझे मेरा मास मिल जाएगा। यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू डाल दो, स्मॉल m मतलब m पाई इंटू 100, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो इट विल बी 100 इंटू 100। मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द सेम थिंग 2 टाइम्स। 28 इंटू 28 इंटू पाई 21 इंटू 21 बाई 100 इंटू 100। अब 100 100 100 100 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 28 और 21 में कट जाएगा 3/4 7 का, ये भी कटेगा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो अल्टीमेटली मेरे पास बच गया 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, यानी m डैश इक्वल्स टू 9/16 m। तो इस वाले पार्ट को अभी यहाँ से हटा के आई कैन राइट डायरेक्टली, इसको यहाँ से हटा के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m डैश का मास कितना आ गया, 9/16 m। तो मुझे इस m डैश का मास जरा सोच के देखो, विल बी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, उसके सेंटर पे, अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास, और m यानी ग्रीन वाले का मास विल बी कंसंट्रेटेड हियर अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे मेरा मास है और एक्सिस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो मुझे एक्सिस, मैं एक्सिस कहीं से भी चूज कर सकता हूँ, मेरा लिबर्टी है वो। लेट अस चूज द एक्सिस, और मैंने ऐसे कहा भी है कि जब भी कुछ एक्सिस गिवन ना हो, इट इज बेटर टू चूज द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द मासेस। किसी भी एक मास के ऊपर से एक्सिस पास कर दो, वो बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन वाले के ऊपर से पास कर दिया, अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास का, x इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हु इज माई m1, ग्रीन इज माई m1, तो ग्रीन का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, 0। m2 कौन है, रेड इज माई m2, बिकॉज सर्कल तो है नहीं ना, उसका मास इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, तो रेड इज m2, उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कुलर पोर्शन इज रिमूव्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस हिस्से को रिमूव किया गया है। अगर हटा रहे हो तो इट विल बी माइनस नॉट प्लस। इफ यू आर रिमूविंग समथिंग तो उसको माइनस करेंगे, प्लस नहीं, याद रखना ये वाला। तो इट विल बी माइनस माइनस नॉट प्लस। अब तो बस सिंपल है यहाँ से सॉल्व करना। m1 माने m, उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, वाइट वाले लाइन से, 0, उसी लाइन के ऊपर है वो, माइनस m2, m2 का मास कितना है 9/16 ऑफ m, उसका डिस्टेंस कितना है वाइट वाले लाइन से, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बाई नीचे आओ, m1 माइनस m2, m1 का मास है m माइनस m2 का मास है 9/16 m। अच्छा, अब इसको तुम सेंटीमीटर में रख भी सकते हो, ना भी रख सकते हो। इफ़ यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर, कोई चेंज नहीं होगा, तुम्हारा आंसर मीटर में आएगा। अगर इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, उतना ही चेंज होगा। तो इसको लेके ज़्यादा हेडेक लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू कीप इट 7, आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। इफ़ यू कीप इट 7/100, आंसर विल बी इन मीटर। बट मास को केजी में लेना नेसेसरी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जाओ, m इंटू 0 0, वहाँ पे बचेगा 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 हो गया 63/16 m। नीचे इसका एलसीएम ले लो, बचेगा 16, 16 माइनस 9 बचेगा 7 m। अब 16 16 कैंसिल, m कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास -63/7, जो काटने पे मिलता है -9 मीटर। यानी मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट हो चुका है, मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ से और -9 पीछे जा चुका है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। यानी जब इस रेड वाले हिस्से को काट के बाहर निकाल रहे हो, व्हेन यू आर रिमूविंग दिस रेड पार्ट, तो तुम्हारे इस जो शेप बचेगा तुम्हारे पास, उसको सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आ रहा है और -9 अंदर। तो ये हो गया क्वेश्चन। ये वाला सोल्यूशन मत देखना, जो अभी किया है वही वाला फॉलो करना, बाकी तो क्लास में किया ही है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी नोट्स में है।
ओके अच्छा यहाँ से एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना खुद से। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी मेंशनड है, वाई भी मेंशनड है, तो तुम्हें उसी टेक्निक से जाना है। पहले एक्स से m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। फिर सेम चीज़ करोगे y से, y इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। वही वाला फॉर्मूला जो इसी एग्जाम्पल के पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसी टेक्निक से आगे बढ़ना है। ट्राई कर लेना यहाँ से एक दो क्वेश्चन, पीछे आंसर दिया होगा हमको। Come to this question, example number 13. The angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. तो पहले angular speed कितना था, 1 to 1200 rpm, उससे बढ़ के कितना हो गया 3120 rpm in 16 seconds. What is the angular acceleration? Assume the angular acceleration to be uniform. मतलब angular acceleration change नहीं हो रहा है, uniform है. How many revolution does it make during this time? इस टाइम पे मतलब 16 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। ध्यान रखना रेवोल्यूशंस पूछ रहा हूँ, नॉट रोटेशंस। अच्छा तो देखो यहाँ पे नो आरपीएम जब मैं कह रहा हूँ, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशंस पर मिनट। अगर पर मिनट में कोई भी काम कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पर मिनट में नहीं, पर सेकंड में। अगर कोई भी काम पर मिनट में नहीं हिसाब करते, पर सेकंड में कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 3 जंप मार रहे हो तो 3 जंप्स पर सेकंड, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और वीडियो नहीं था कि कूद कूद के बताओ HCl का फॉर्मूला और C2H4 का फॉर्मूला, तो वैसा वाला अगर कूद रहे हो हर सेकंड में 3 जंप मार रहे हो देन इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो RPM गिवन है 1200, 3120 RPM, दीज आर फ्रीक्वेंसीज। ये हो गया इनिशियल फ्रीक्वेंसी 1200, ये हो गया फाइनल फ्रीक्वेंसी 3120। अब ये है मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1200 आरपीएम का मतलब हो गया रोटेशंस पर मिनट। इसको सेकंड में लेने के लिए 1200, मिनट को सेकंड में ले जाओ 60, काट दो तो 6 2 20 RPS, रोटेशंस पर सेकंड। सिमिलरली 3120 कन्वर्ट करेंगे तो 52 RPS। अब आरपीएम तो मिल गया हमें, मतलब फ्रीक्वेंसी में मिल गया, अब चाहिए हमें स्पीड। अब आओ स्पीड की स्टोरी में। स्पीड के गाने में आओगे तो एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ है फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला ओमेगा का क्या है 2 पाई बाई टी। 1 बाई टाइम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ से आ रहा है 2 पाई एफ। तो इनिशियल केस में जहाँ पे इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वहाँ पे यूज़ करेंगे 2 पाई न्यू नॉट। न्यू और एफ एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको न्यू नॉट लिख सकते हो, एफ नॉट लिख सकते हो, इसको न्यू, इसको एफ भी लिख सकते हो, दे आर द सेम थिंग। अगर मैं यहाँ पे न्यू नॉट की जगह एफ नॉट लिख लूँ तो सेम बात है, न्यू की जगह एफ लिख लूँ तो भी सेम बात है। ओमेगा नॉट को अगर यहाँ पे न्यू नॉट की जगह एफ नॉट कर दूँ तो सेम बात है, यहाँ पे एफ कर दूँ तो सेम बात है। तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई एफ नॉट। 2 पाई एफ नॉट का वैल्यू पता है तो यहाँ से आ गया ओमेगा नॉट, यहाँ से आ गया ओमेगा। दोनों वेलोसिटीज हमें मिल गए। एक हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज़ माई इनिशियल, ओमेगा इज़ माई फाइनल। अब निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एंगल के दुनिया में ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
यहाँ से साइड चेंज करके अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। तो ये आ गया फॉर्मूला। ओमेगा का वैल्यू बेटा ओमेगा नॉट का वैल्यू बाई 16, कितना टाइम था 16 सेकेंड्स। यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। देखो अब निकालेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इसी काम है। अगर मुझे डिस्टेंस मिल गया, मान लो ये एक व्हील है और इसने यहाँ से घूमना शुरू किया। जैसे ये व्हील घूमता जाएगा, यहाँ पे ये कुछ डिस्टेंस कवर करता जाएगा। मान लो यहाँ से घूमना शुरू किया और वापस इस वाले पॉइंट से घूमना शुरू किया और जाते जाते वापस यहाँ पे आते आते इस व्हील को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आते, पूरा रोटेशन, मतलब व्हील यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, पूरा रोटेशन मार के इट इज़ बैक टू हियर। यहाँ तक पूरा घूम के आते आते इट हैज़ कवर्ड दिस ग्रीन लाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका कितना रोटेशन कंप्लीट हुआ, एक रोटेशन। एक रोटेशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। एक रोटेशन यानी 360 डिग्री। यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, पूरा घूम के यहाँ पे आ गए, तो कितना रोटेशन कंप्लीट हुआ, 360 डिग्री। अगर मैं कहता कि तुम 360 की जगह यू हैव कवर्ड 720 डिग्री, तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 720 डिस्टेंस 720 डिग्री जा चुका है। 360 यानी वन रोटेशन, वन रिवॉल्यूशन। 360 डिग्री मतलब वन रिवॉल्यूशन। 720 डिग्री का मतलब क्या होगा, 2 रेवोल्यूशंस। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 720 डिवाइडेड बाय 360, सिंपल। तो यानी इफ आई गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाए और उसको मैं 360 से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे, बिकॉज हर रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री, यानी ट्वाइस पाई। तो वही हम कर रहे हैं। पहले हम थीटा निकालने का ट्राई करें कि अगर थीटा किसी तरह से मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो उसको मैं 360 से डिवाइड करके रेवोल्यूशन का नंबर निकाल सकता हूँ। तो थीटा इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू मतलब ओमेगा नॉट, तो वैल्यू बैठा दो। अल्फ़ा निकाल चुके हैं, वैल्यू बैठाओ। यहाँ से आ गया 1152 पाई, यानी टोटल में थीटा कितना चल चुका हूँ 1152। उसको 360 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिल गया 576 रोटेशंस। क्लियर है। फिर से कह रहा हूँ, अगर रोटेशन वाला पार्ट कंफ्यूजिंग है तो हर रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं। अगर मैं 720 डिग्री टोटल जा चुका हूँ, यानी 720 डिग्री अगर मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो मेरा कितना रोटेशन हुआ होगा, 2 रोटेशन, बिकॉज हर रोटेशन में 360। तो अगर 720 है यानी आई हैव कंप्लीटेड 2 रेवोल्यूशंस। रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वन, अच्छा, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1, 5 एंड 7 ये तीनों खुद से ट्राई करना है। वेरी इजी क्वेश्चंस, एकदम डिट्टो हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, साइड में आंसर लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस। यहाँ पे 5 का सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अच्छा, ये बात याद रखना कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स दे आर द सेम थिंग। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, तो दोनों का डेफिनेशन सेम होगा, दे आर द सेम थिंग, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये वाला 16 वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिया था, मैंने क्लास में भी कराया था, फिर से कह रहा हूँ, याद रखना। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, आर पहले आता है। रोटेशन के सारे फॉर्मूलाज में आर पहले आएगा, उसके बाद टॉर्क। रेडियस का इससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रोटेशन में रेडियस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि रेडियस है तभी तो रोटेशन है, रेडियस होगा तभी तो सर्कुलर मोशन बनेगा। तो ये रेडियस हुआ नहीं है, बट मान लो। तो हर रोटेशन के फॉर्मूला में आर विल कम फॉरवर्ड, तो आर पहले, इज्जत ज़्यादा है। एग्जाम्पल 17, ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग and 4 kg in mass is supported by 2 knife edges placed 10 cm from each end। ये भी क्लास में हुआ है।
कॉपी में जाकर चेक कर लेना। 70 सेंटीमीटर का बार है, हर 10 सेंटीमीटर पे नाइफ रखा गया है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर चाकू रखा गया था। ए 6 kg वेट इज सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो यहाँ से 10 और 20 चले जाओ तो 30 हो गया, वहाँ पे एक 6 kg का वेट झुला दो 6G। बार कितने वेट का है, बार इस 4 kg का, तो बार का वेट इसके सेंटर पे होगा, तो वहाँ से आ गया 4G। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द नाइफ, तो नाइफ यहाँ पे लगाएगा अपना नॉर्मल, रिएक्शन 1, नाइफ यहाँ पे लगाएगा अपना नॉर्मल, रिएक्शन 2। बिकॉज बार नाइफ को नीचे पुश कर रहा है तो नाइफ बार को ऊपर पुश करेगा, तो R1 R2, तुम्हें R1 और R2 निकालना है। तो पहले इसके लिए हम करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि सारे अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस, तभी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, मैंने अप डाउन मूवमेंट नहीं होगा। तो 6 + 4 10G, G मतलब ग्रेविटी नॉट ग्राम। एंड उसके बाद जाएंगे रोटेशन में, रोटेशन होगा फ्रॉम दिस पॉइंट सेंटर ऑफ मास से। तो देखो अगर बाकी कोई ना लग रहा होता, सिर्फ R1 होता तो ये ऐसे रोटेट हो जाता, कोई ना लग रहा होता सिर्फ R2 होता तो ऐसे रोटेट हो जाता, कोई ना लग रहा होता और सिर्फ 6G लग रहा होता तो रोटेशन ऐसे हो जाता, कोई ना लग रहा होता और सिर्फ 4G लग रहा होता तो रोटेशन होता ही नहीं। बिकॉज सेंटर ऑफ मास पे तुम जितना भी फोर्स लगा लो वो कभी रोटेशन नहीं दे पाएगा, बिकॉज जहाँ पे तुम्हारा एक्सिस है वहाँ पे फोर्स लगाओगे तो टॉर्क के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और तुम एक्सिस के ऊपर ही हो तो डिस्टेंस बन गया 0, यानी टॉर्क इज 0। तो यू कैन नेवर गेट रोटेशन अगर तुम एक्सिस पे जाके ही फोर्स लगाओगे। वो मैंने कहा था कि अगर दरवाज़ा यहाँ पे हो और उसके हिंज पे फोर्स लगाओ, हिंज पे जितना भी रोटेशनल फोर्स लगा दो, हिंज टूट के बाहर आ जाएगा पर दरवाज़ा रोटेट नहीं होगा। बिकॉज रोटेशन के लिए एक्सिस पे अगर फोर्स लगा रहे हो तो एक्सिस से डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, बिकॉज वहीं पे फोर्स लग रहा है। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस 0 हो गया तो टॉर्क इज 0, इसीलिए 4G कोई रोटेशन नहीं देगा। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑल द एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू ऑल द क्लॉकवाइज। तो देखो फिर से कह रहा हूँ, ये क्लास में हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो अभी कहा था R1 + R2 = 6G + 4G यानी 10G, यानी अपर ना ऊपर कोई मूवमेंट होगा ना नीचे कोई मूवमेंट होगा, अप डाउन मूवमेंट यहाँ से बैलेंस हो गए। एंड फॉर रोटेशन ऑल द क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। तो डायग्राम में आओ, रोटेशन हो किस पॉइंट से रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो अकॉर्डिंग टू टॉर्क ये हो गया मेरा R1 फोर्स, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन किस पॉइंट से हो रहा है, G से। तो R1 फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम G इज K1, इस पॉइंट का नाम है K1G। तो आ गया R1 K1G इक्वल्स टू, ये हो गया क्लॉकवाइज का, ध्यान से रखना R1 क्लॉकवाइज पे था, R2 एंटी क्लॉकवाइज। R2 पे आते हैं, R2 यहाँ पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, R2 का डिस्टेंस फ्रॉम G क्या कह सकते हैं, K2G। तो R2 के आगे R2 K2G, R2 K2G। और कौन था एंटी क्लॉकवाइज में, दिस 6G। तो 6G यानी ये W1, इसका डिस्टेंस फ्रॉम G यानी PG, ये वाला डिस्टेंस P से लेके G तक का, तो P से लेके G तक का, और सेंटर ऑफ मास का तो आएगा ही नहीं बिकॉज रोटेशन होता ही नहीं है। तो दिस इक्वेशन आ गया यहाँ पे, R1 K1G का वैल्यू हो गया 0.25 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, दिस इज 25 सेंटीमीटर। तुम्हें हर वैल्यू मिल गया। देखो अगर वैल्यू ढूंढने में मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे देख लो, R1 70 सेंटीमीटर का टोटल रॉड है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ ऑफ द रॉड, पूरा रॉड अगर 70 का है तो ये आधा वाला डिस्टेंस कितना होगा 35 सेंटीमीटर। यहाँ से 30 तो तुम यहाँ तक, यही वाला डिस्टेंस है 30, तो
R1 कितना दूर था H से 10, तो 10 और यहाँ तक ये टोटल था 35, दिस टोटल इज 35 और यहाँ तक है 10, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 25, टोटल 35 है बिकॉज हाफ ऑफ द रॉड 70 सेंटीमीटर का रॉड है, उसका हाफ कितना होगा 35। R1 वॉज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज, तो 10 और 25 मिलके 35, तो R1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है 25। सिमिलरली R2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना होगा 25, तो इसका आ गया 25, R1 का 25, R2 का 25 और W1 का चेक करते हैं। W1 है ये 6G वाला, सोच के देखो ये यहाँ से कितनी दूरी पे था, यहाँ से 10 + 20 30 सेंटीमीटर पे था और ये टोटल कितना है 35, तो बीच वाला कितना होगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके पूरा सेंटर तक है 35 बिकॉज हाफ ऑफ द रॉड, तो ये कितना होगा 10 + 30, तो क्वेश्चन में मेंशन था कि एच से और 20 जाना है, नाइफ से और 20 जाना है, तो 10 तो ऑलरेडी नाइफ था और 20 जाओगे तो 30 और ये पूरा 35, तो बीच वाला डिस्टेंस 5 और रॉड के सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होगा इसीलिए 35 पे आ रहा है, याद रखना। तो यहाँ से आ गया ये वाला, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट R1 - R2, वहाँ से R1 + R2 दोनों को कंबाइन करोगे यू विल गेट R1 and R2। ये क्लास में हो चुका है। देन दिस लेडर वाला क्वेश्चन, ये भी क्लास में हो चुका है, लेडर वाला क्वेश्चन भी क्लास में कराया मैंने, ये क्वेश्चन भी क्लास में हुआ है, दिस लेडर क्वेश्चन। लेडर वाले में बाद में आते हैं, अगर तुम लोग को चाहिए तो लेडर वाला मैं फिर से करवा दूंगा, पहले 20 और 21 कर लो। पहले 20 कर लो। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दिस इज रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, सर्कल का रेडियस गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विद वेलोसिटी दिस, तो उसका वेलोसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता है, मास पता है, इट इज़ रेडियस पता है, किसके अराउंड मूव कर रहा है, अराउंड ए न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो इट इज़ फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ। Show that its angular momentum is equal to h by 2 pi where h is Planck constant, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का, निकल जाएगा। मास गिवन है, रेडियस गिवन है, उसको मीटर में ले लो, वेलोसिटी गिवन है, h गिवन है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, L = mv/r, m गिवन है, v गिवन है, r गिवन है, तीनों को मिला दो ये बन जाएगा। अब h by 2 pi हमें दिखाना क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू h by 2 pi, तो पहले h by 2 pi का वैल्यू निकाल लो, h और 2 pi, ये हो गया पाई का वैल्यू, काटो दोनों को, दोनों देखो सेम वैल्यू आ रहा है, दिस एंड दिस आर सेम वैल्यूज, यानी L = h by 2 pi। ओके उसके बाद 21, एग्जाम्पल नंबर 21 देखो, ये पार्टिकल ऑफ मास m जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 10 अल्फा t² I कैप प्लस 5b t - 5 j कैप, वेयर अल्फा एंड बीटा आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी अल्फा बीटा कांस्टेंट है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। आगे बोला है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम्स सेम एज इट वाज फॉर t = 0 एट t =
कितना सेकंड, यानी एंगुलर मोमेंटम जो भी वट एवर विद द वैल्यू x मान लो एट t इक्वल्स टू 0, वही सेम मोमेंटम फिर से कब रिपीट होगा, एट विच टाइम, वो निकालना है क्वेश्चन में। अब पहले एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। एंगुलर मोमेंटम इज mv इंटू आर। मास क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, यानी डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। तो रेडियस से हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी। आर से वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू वी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी डी टी ऑफ 10 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी डी टी ऑफ 5 बीटा टी माइनस 5। अब पहले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 10 अल्फा इज कांस्टेंट बाहर जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज ट्वाइस टी। यहाँ पे कर नीचे वाले स्टेप में कर लेते हैं, 10 अल्फा कांस्टेंट है बाहर जाएगा, एंड डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर आई कैप भी बाहर जाएगा कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पे अंदर ले लो तो डी डी टी ऑफ 5 बीटा तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, डी डी टी ऑफ पहले 5 बीटा टी के साथ जाएगा तो डी डी टी ऑफ टी माइनस 5 बीटा जाएगा 5 के साथ, बनेगा 5 5 जा 25 बीटा, तो माइनस 25 बीटा माइनस डी डी टी ऑफ 25 बीटा। एक बार डी डी टी इसके साथ जाएगा, टी वाले टर्म के साथ, एक बार 5 के साथ। अब ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, 25 बीटा इज कांस्टेंट, तो दिस टर्म विल बी 0। यहाँ से टी स्क्वायर का बचेगा ट्वाइस टी, 2 इंटू 10 बनेगा 20 अल्फा टी आई कैप प्लस 5 बीटा डी डी टी ऑफ टी सिर्फ टी, तो 5 बीटा जे कैप, 5 बीटा जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी, देखो। तो आफ्टर यू गेट वेलोसिटी, अब हमें मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम इज m इंटू आर क्रॉस v, याद रखना एंगुलर मोमेंटम इज r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अगेन रेडियस को रेस्पेक्ट, रेडियस पहले, r वेक्टर की जगह r वेक्टर का वैल्यू, v वेक्टर की जगह v वेक्टर का वैल्यू, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना हमको आता है i j k करके, तो उस टेक्निक में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली निकाल लो, वैल्यू को यहाँ पे बिठा दो, m मल्टीप्लाई होगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब आंसर में t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t की जगह 0 बिठा दूँ तो l कितना आएगा 0, तो बस t इक्वल्स टू 0, l इक्वल टू 0। अब l इक्वल टू 0 यानी t 0 पे जब टाइम 0 है तब मोमेंटम का वैल्यू इज 0। अब हमें चेक करना है कि ये 0 फिर से कब रिपीट होगा। तो लेट अस से कि फिर से रिपीट होने के लिए हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। I can say 50 alpha beta mt 10 minus t mt 10 minus t equals to 0, बिकॉज मोमेंटम का वैल्यू 0 होना चाहिए। फिर से यहाँ से t सॉल्व कर लो, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, तो ये वहाँ पे जाएगा तो फिर से 0, तो 10 minus t equals to 0। यहाँ से आइदर t कैन बी 0 और t कैन बी 10, यानी 0 पे एक बार l का वैल्यू 0 आएगा, एक बार t इक्वल्स टू 10 बिठाओगे तो फिर से l का वैल्यू 0 आएगा। यानी वही मोमेंटम दो बार कब रिपीट होगा, एक बार रिपीट होगा t इक्वल्स टू 10 पे, एक बार रिपीट होगा t इक्वल्स टू 0 पे। वही है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। 4 particles of mass 4 kg, 2 kg, 3 kg and 5 kg, ये 5 है, ठीक है, 5 kg are respectively located at the 4 corners A B C D, हर साइड का 1 मीटर है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, पहले तो इसका डायगोनल्स बना लो। इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, यानी एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको 3D में समझो। अगर इस स्क्वायर को मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये आ गया 3D में। 3D में इसका दो
परपेंडिकुलर एक्सिस इज लाइक दिस, ये हो गया एक एक्सिस, ये हो गया दो एक्सिस, ये हो गया इनका मिड पॉइंट, यहां से पास हो रहा है मेरा एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी ये टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ है ऐसा मान लो स्टैंडिंग अप पोजिशन पे, ये हो गया तुम्हारा टेबल इन 3D स्पेस स्ट्रेट, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है। अब तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ही फॉर्मूला है, आई मतलब इन दिस केस फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज mr²। हमें इसका मास पता है, इसका भी मास पता है, इसका भी मास पता है, इसका भी मास पता है, ऑल वी नीड इज मास इनटू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके लिए होगा मास इनटू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उसके बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हर इन सब का समेशन। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये 1 है, ये 1 है, यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। क्योंकि ये स्क्वायर है तो हाइपोटेन्यूज का जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ होगा यहाँ पे, तो वही किया है हमने। देखो 1 और 1, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √1² प्लस 1² यानी √2, तो ये पूरा लाइन है √2, तो इसका बाकी मतलब सिर्फ इतना सा हिस्सा क्या होगा? इट विल बी √2/2। √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 √2, √2 कैंसिल, तो 1/√2, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 1/√2। तो वही देखो OA OB OC OD सबका वैल्यू क्या आ रहा है? 1/√2। अब ये मिल गया तो उसके बाद बस ऐड करना है सबका, तो मास इंटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दिस इज mr²। तो हर किसी के लिए mr² कर दो, खत्म, आ गया तुम्हारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द साइड AB। अब AB के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चेक करो AB कहाँ पे है? AB इज हियर, तो बाकी चीज़ें मिटा दो, अब AB से फोकस करना है। ये हो गया AB। AB से 4 kg का डिस्टेंस कितना है? 0, तो इसके लिए होगा m इंटू 0 का स्क्वायर। AB से 2 kg का डिस्टेंस कितना है? 0, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर। AB से 3 का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, तो ये होगा 3 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। AB से 5 kg का डिस्टेंस कितना है? 5 इंटू 1 का स्क्वायर। तो सबका डिस्टेंस मिल गया, बस अब ऐड कर दो सबको। देखो सबको ऐड करोगे तो ये तो 0, ये तो 0, बस 5 + 3 8, तो वही आ गया। देखो बस ये बचा और ये बचा, बाकी दोनों 0, तो 5 + 3 8। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल BD। अब आओ BD पे, BD जलाई के, नहीं कुछ भी बोल लो। देख BD पे आते हैं, BD को ग्रीन कर दो, BD गया यहाँ पे, लो BD ग्रीन हो गया। BD से 2 का डिस्टेंस कितना है? 0, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर। BD से 5 का डिस्टेंस क्या है? 0, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर। 4 BD लाइन से कितना दूर है? 4 इंटू इस वाले डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस OA क्या था? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। BD से 3 कौन सा डिस्टेंस है? ये OC वाला डिस्टेंस, OC का वैल्यू कितना था? 1/√2 का स्क्वायर। तो सबको ऐड कर दो, ये तो 0 हो गया, तो दिस प्लस दिस वही आ गया, दिस प्लस दिस, बाकी दोनों तो 0 0 हो गए, तो आ गया तुम्हारा आंसर। ये वाला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 4 स्पेयर्स ऑफ डायमीटर ट्वाइस है, ये हर स्पेयर का डायमीटर है ट्वाइस है, तो हर का रेडियस क्या होगा? A। हर स्पेयर का मास है कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M, एंड आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर जिसका साइड है B। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेकन एज एक्सिस।
कोई भी स्क्वायर का वन साइड को एक्सिस मान लो, जैसे इस साइड को मैंने एक्सिस मान लिया फॉर एग्जांपल, किसी भी साइड को मान सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे भी एक्सिस मान सकते हैं, कहीं पे भी एक्सिस ले सकते हैं, आंसर हर केस में सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक्सिस ले सकते हैं ऐसे, तो कहीं पे भी एक्सिस ले लो, आंसर विल बी सेम इन ऑल द केसेस। बट कोई बात नहीं, तो मान लो यहाँ पे एक्सिस है, अगर यहाँ पे एक्सिस है तो इससे पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट सी डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अबाउट सी डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी अबाउट सी डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी अबाउट सी डी। हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग से निकालेंगे। अब आओ सोल्यूशन पे। अब इस वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस। इस वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में एक स्लाइट डिफरेंस है, दिखा रहा हूं मैं क्या। देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें दे वेर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब पॉइंट्स के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला है mr², उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन दिस केस दीज आर नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ये खुद में एक स्फीयर है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, दे हैव ए सेपरेट फॉर्मूला, तो हम उनका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, तुम्हें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तुम्हें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तुम्हें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो पहले स्फीयर का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट दिस सेंटर पॉइंट। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ, पहले जस्ट एक पे फोकस करो, ठीक है, पहले सिर्फ ए पे फोकस करो। स्फीयर का अपने सेंटर ऑफ पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr m, स्फीयर का रेडियस है तो ms²। ये हो गया इसके इस एक्सिस से जो सेंटर से पास हो रहा है, यानी स्फीयर के सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है उसका फॉर्मूला, प्लस क्योंकि तुम्हें इसका यहाँ से नहीं निकालना, तुम्हें यहाँ से निकालना है, तो दिस इज बेसिकली पैरेलल एक्सिस। ज़रा सोच के देखो, तुम्हारा एक स्फीयर यहाँ पे है, उसके सेंटर से यहाँ से गया, बट तुम यहाँ से नहीं निकाल रहे हो, यू आर मेजरिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। तो ये एक्सिस इसका पैरेलल है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता था कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, इसका मास इनटू उस डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया सेंटर ऑफ मास से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है b, इसका मास है m, तो mb²। ये हो गया सिर्फ a का। सिमिलरली हम निकालेंगे b का, b का भी सेम आएगा, b का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 ma² प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस है b, तो mb²। अब आओ d और c में, ध्यान रखना स्फीयर का अगर डायमीटर से कोई एक्सिस जा रहा है तो उसका फॉर्मूला 2/5 mr² है, ये नोट्स में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद वाले में ये हो गया, अरे सो दिस इज फॉर डी एंड सी। जस्ट अ सेकेंड, अच्छा तो सिमिलरली अगर हम इन दोनों का निकालेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो उसका भी सेम आएगा। तो बाकी दोनों पॉइंट्स का, क्योंकि वो अपने एक्सिस से ही पास हो रहे हैं, फॉर द रिमेनिंग 2 बॉल्स वो अपने एक्सिस से ही पास हो रहे हैं,
ध्यान से देखो, इन दोनों बॉल को अगर मैं जूम करके ड्रॉ करूं तो ये हो गया बॉल डी, ये हो गया बॉल सी। इसका एक्सिस मिड मिड डायमीटर से पास हो रहा है तो इसका आएगा 2/5 ma², इसका भी आएगा 2/5 ma²। तो तुम्हें ए का मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया, डी का मिल गया, सबको ऐड कर दो। तो वही यहाँ पे किया है, ए का, बी का, सी का, डी का, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसमें बस डिफरेंस इतना है कि सिंस द एक्सिस इज हियर, क्योंकि तुम्हारे डायग्राम में का एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, तो इस पे लगेगा पैरेलल वाला फॉर्मूला, इस पे लगेगा पैरेलल वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से नहीं। तो क्योंकि यहाँ से मेजर करना है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला, यहाँ से मेजर करना है पैरेलल वाला फॉर्मूला, इनके ऊपर से तो एक्सिस जा ही रहा है तो इन पे नॉर्मल फॉर्मूला। तो वही हमने किया है, बस इतना ही। ओके, एग्जांपल नंबर 32। Calculate the ratio of radius of gyration of circular ring and a disc of same radius, ring और disc। तो यहाँ पे एक रिंग होगा, एक डिस्क भी होगा, दोनों का रेडियस सेम है, सेम रेडियस, पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स। तो पहले एक रिंग ड्रॉ करते हैं, ये हो गया रिंग। अब इस रिंग के सेंटर से पास होगा एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू इट, तो ये हो गया एक्सिस। सेकंड केस में डिस्क चूज करना है, तो ये हो गया डिस्क, डिस्क के बीच से एक्सिस पास हो गया सेंटर से। ठीक है, तो 3D में सोचना बस, दिस इज इन 3D। डिस्क के सेंटर से रिंग पास हो गया, ऐसे एक्सिस पास हो गया। अब रिंग के सेंटर से एक्सिस पास होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। डिस्क के तो ये हो गया, डिस्क के सेंटर से अगर एक्सिस पास होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ½ mr²। अब रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, यू हैव टू इक्वेट mr² विथ mk²। यहाँ पे भी जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको mk² के साथ इक्वेट करना है, बस जो भी k का वैल्यू आएगा दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सिंपल है, mr² इक्वल टू mk², यहाँ से k1 आ गया, ½ mr² इक्वल टू mk2², यहाँ से k2 आ गया। तुम्हें इन दोनों का रेशियो पूछा है तो k1/k2, डन। नेक्स्ट, example number 35। calculate the kinetic energy of rotation of a circular disc of mass 1 kg, radius 0.2। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है 1 kg का, रेडियस है 0.2 का, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस दैट इज थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हो गया मेरा डिस्क। इस डिस्क का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना है जिसका मास है 1 kg, इसका रेडियस है 0.2 मीटर एंड अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द डिस्क इज मेकिंग 330/π रोटेशंस पर मिनट। तो ये 1 मिनट में 30/π रोटेशंस कर रहा है। तो रोटेशंस पर मिनट यानी फ्रीक्वेंसी, रोटेशंस पर मिनट, कोई भी चीज़ पर मिनट में पर सेकंड में कैलकुलेट हो रहा है तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। याद रखना, पहले भी बोला था, एनीथिंग दैट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ समथिंग, एनी नंबर ऑफ समथिंग दैट इज़ बीइंग मेजर्ड पर मिनट या पर सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट कैलकुलेट दिस विद दिस। ओके, तो अब पहले यहाँ सब हो गए। अब काइनेटिक एनर्जी, नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ I⍵²। सबसे पहले I निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब भी कोई डिस्क हो जिसके सेंटर से रिंग पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ½ mr²। तो ½ mr², ½ m वैल्यू गिवन है, r गिवन है, यहाँ से आ गया I। अब आते हैं ओमेगा पे।
ओमेगा का फॉर्मूला था 2π/t, मैंने पहले भी कहा था 1/t कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी, तो 2πf। अब फ्रीक्वेंसी शुड बी इन पर सेकेंड, किस पे गिवन है, पर मिनट, तो कन्वर्ट कर लो। हमें इतना पता है कि 30/π हो रहा है 1 मिनट में, हमें इतना पता है कि 30/π हो रहा है 1 मिनट में, तो पर सेकेंड में कितना होगा, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 30π/60। तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो 30π/60 आ गया सेकेंड में, काटो तो दिस इज इन सेकेंड। अब ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, एफ या फ्रीक्वेंसी, दिस इज म्यू, याद रखना दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, वी नहीं, वेलोसिटी नहीं है ये, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो 2π म्यू की जगह वैल्यू बिठा दो, यू विल गेट ओमेगा। अब ओमेगा मिल गया, आई मिल गया, सारे वैल्यूज यहाँ पे बिठा दो, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ओके, अगला क्वेश्चन 38। मीटर स्केल AB is held vertically with one end A on the floor and then allowed to fall। तो एक रॉड है, ये एक वर्टिकल, एक मीटर का स्केल है, मीटर स्केल यानी 1 मीटर का लेंथ होगा, उसको ऐसे रखा गया है वर्टिकली ज़मीन पे, ए पॉइंट ज़मीन को टच कर रहा है, बी पॉइंट ऊपर है। अब इसको ऊपर से अलाउड टू फॉल, ठीक है, इसको गिरने दिया गया, तो इसको गिरने दोगे तो ये कैसे गिरेगा, ऐसे आके ज़मीन में ऐसे गिरेगा, इफ़ इट इज़ अलाउड टू फॉल ये ऐसे गिरेगा, तो वहाँ वाला बी वाला पॉइंट विल कम टू हियर, गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। देन अलाउड टू फॉल, फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर एंड बी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब बी ज़मीन को टच करेगा, इस ठीक जस्ट बिफोर टचिंग, तुम्हें वहाँ पे वेलोसिटी निकालना है बी का, इस बी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। डिस्टेंस दैट, एज्यूम दैट एंड ऑन द फ्लोर डज नॉट स्लिप, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए वाला पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ए जहाँ पे है वहीं पे है। डन क्वेश्चन। अब देखो इसका लेंथ मान लो L है, तो इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, रॉड के बीच में, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा L/2। पूरा रॉड अगर L लेंथ का है तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा L/2, सेंटर ऑफ द रॉड। अब पहले निकालते हैं इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी। अगर रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है यानी L/2 पे, तो रॉड का होना ना होना एक ही बात है, तो बेसिकली दिस होल डायग्राम गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए पॉइंट जो ज़मीन से L/2 पर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। नाउ व्हाट इज h, mg L/2, ज़मीन से कितना ऊपर है ये पॉइंट L/2, तो पूरे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी इज mg L/2। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जाओ, देखो विदाउट पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्ट स्पीड में नहीं जा सकते, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये हो गया रॉड बी ए। अब अगर ये रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो नोट्स में चेक करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द एंड पॉइंट इज ml²/3, जहाँ पे L है लेंथ ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड क्या होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज ml²/3। नोट्स में प्रूफ हो चुका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एंड पॉइंट, नोट्स में चेक करना है ये प्रूफ, अबाउट द एंड पॉइंट इज ml²/3। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब इस पॉइंट पे निकालना था वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी इस पॉइंट से निकालना है, तो यहाँ का वेलोसिटी होगा ओमेगा, रोटेशनल वेलोसिटी। अब हमें पता है v = r × ओमेगा, जहाँ पे r है रेडियस। अब अगर रोटेशन हो रहा है इस पॉइंट से और मेजर मुझे यहाँ पे करना है, ऑब्जर्व कहाँ पे करने के लिए बोला था, b पे, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो मेजर यहाँ से होगा, तो दिस इज़ माई रेडियस, दिस इज़ माई रेडियस, रेडियस इज़ नथिंग बट L लेंथ। तो हमें पता है v = L ओमेगा,
यानी ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई एल, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई एल। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू पता है, वी का वैल्यू पता है, वी गॉट काइनेटिक एनर्जी। अब गेन इन रोटेशनल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, पोटेंशियल पहले निकाल चुके थे एम जी एल बाई टू, तो दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट द वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform circular disk of mass m is rotating on a smooth horizontal table with a uniform linear velocity omega, find the kinetic energy। तो एक सर्कुलर डिस्क है जो रोटेट कर रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास होगा तभी तो वो एक सरफेस पे रोटेट कर पाएगा। अगर एक डिस्क सरफेस पे रोटेट कर रहा है तो किसी भी टेबल के सरफेस पे अगर एक डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका एक्सिस ऐसे पास होगा, तभी तो वो घूमता रहेगा सरफेस के ऊपर। एक वो मान लो बेब्लेड जैसा मान लो, एक बेब्लेड अगर सरफेस के ऊपर घूम रहा है इसका मतलब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है बीच में से, तो ये हो गया। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर। अब हमें पता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया बस साइड, दोनों साइड में, बिकॉज हमें निकालना है रोटेशनल काइनेटिक। काइनेटिक क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो एक ही बार में स्क्वायर कर दिया। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हम सबको पहले से पता है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक क्या होगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल, तो दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। आगे ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, शायद हो जाए, नहीं होगा तो फिर बाद में करवा के दे दूंगा। ये दिस एंड दिस वन एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो 40 एंड 42 आई विल डू इन द क्लास। गो टू 21 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो। एक कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक कॉर्ड है नेग्लिजिबल मास का, इज वाउंड ऑन ए रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील मतलब कोई भी एक व्हील मान लो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ व्हील जो मूव कर रहा है हवा में। इस मास फ्लाई व्हील का मास है 20 kg, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। अच्छा, द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉराइजॉन्टल एक्सिस विद फ्रिक्शनलेस बेयरिंग। पहले ध्यान से क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह का है। देयर इज ए फ्लाई व्हील, कुछ इस शेप का एक व्हील मान लो, इस पे एक कॉर्ड टांगा गया है, और उसको ऐसे नीचे से यहाँ से खींच रहे हैं, कितने फोर्स से, 25 न्यूटन से, और ये यहाँ पे एक एक्सिस से कनेक्टेड है। इस व्हील का मास है 20 kg और इस व्हील का रेडियस है 20 cm। अब जैसे इसको 25 न्यूटन को नीचे खींचोगे, इस रोप को नीचे खींचोगे, तो ये फ्लाई व्हील स्पिन करेगा। जैसे 25 न्यूटन को नीचे खींचेंगे, दिस फ्लाई व्हील विल स्पिन, यानी इस पे अंडरगो होगा रोटेशन। तो ध्यान से अब क्वेश्चन देखो। तो बेसिकली यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ से हम रोप को खींच रहे हैं 25 न्यूटन से, तो स्पिन हो रहा है ये डिस्क का मास वगैरह एवरीथिंग इज गिवन। पहले तुम्हें क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, सेकंड वर्क डन निकालना है व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड। मतलब जब 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड, मान लो ये कॉर्ड 7 मीटर का है, ठीक है, ये पूरा रेड वायर इज ऑफ 7 मीटर, कितना एक्सेलरेशन है, कितना मूवमेंट होगा, कितना कितना वर्क डन होगा जब इस रोप का 7 मीटर से सिर्फ 2 मीटर खींचेंगे हम। अप टू 2 मीटर खींचने में 25 न्यूटन से नीचे खींच रहे हैं, तो 2 मीटर खींचने में कितना वर्क डन होगा वो पूछ रहे हैं। ऑल्सो फाइंड, तो इसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। जस्ट ड्राइंग द डायग्राम अगेन। फ्लाई व्हील का एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
फ्लाईव्हील पे लगा हुआ रोप, उसको नीचे खींच रहे हैं 25 न्यूटन से। तो फ्लाईव्हील कर रहा है रोटेट, फ्लाईव्हील का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, वजन है 20 kg। पहला एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी विल यूज टॉर्क का फॉर्मूला। देखो दो फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। एक और पता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों को यूज़ करेंगे क्योंकि फ्लाईव्हील रोटेशनल मोशन पे है, तो इसके पास टॉर्क भी है, इसके पास टॉर्क है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड आई इनटू अल्फा। ध्यान से देखो, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है फ्लाईव्हील पे? 25 न्यूटन। ऑब्वियसली मैं 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लाईव्हील पे, तो फ्लाईव्हील कितने फोर्स से रोटेट करेगा? 25 न्यूटन। अब इसी डायग्राम को हल्का सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, यानी आंखों को यहाँ पे रख के अगर देखें तो कैसे दिखेगा ये हो जाएगा फ्लाईव्हील, रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इधर से लटकेगा रोप जिस पे लग रहा है 25 न्यूटन। तो क्या ये फोर्स और ये रेडियस क्या आर दे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस जहाँ से रोटेट हो रहा है? ऑब्वियसली। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया टॉर्क। तो टॉर्क इज 25 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट, रेडियस को मीटर में ले लिया। ध्यान रखना दिस इज डायग्राम इज नथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है, ये इसी 3D डायग्राम को हम यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मिल गया पहला टॉर्क का फॉर्मूला, ये आ गया पहला फॉर्मूला। आगे हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसी भी सिलेंडर के अगर बीच में से पास हो, किसी भी सिलेंड्रिकल शेप के अगर बीच में से एक्सिस पास हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। m पता है, r पता है, 2 आ गया i। अब हमें पता है टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा लिख सकते हैं टाउ बाई आई। टाउ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बिठा दो, आई निकाल चुके हैं, बिठा दो, यू विल गेट अल्फा। अब क्वेश्चन है कि कितना वर्क डन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कितना वर्क डन हुआ है जब 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज वाउंड, अनवाउंड। अनवाउंड मतलब खींचा है। तो बहुत सिंपल है, मान लो यहाँ से मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो ऑलरेडी नीचे है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया, तो ये मेरा 0 मीटर है। अब यहाँ से मैं जितना खींचूंगा ये रोप खुलता जाएगा, तो ये खुलते खुलते एक टाइम आएगा जब ये रोप काफ़ी खुल जाएगा और इस तरह से लंबा होकर नीचे आ जाएगा। तो ये रहा मेरा 0 और ये मान लो मेरा 2 मीटर। अब पूछा है कि इसको इतना खोलने में, इस रोप को इतना खोल के लाने में व्हाट इज़ द वर्क डन। तो मैं फोर्स कितना लगा रहा हूँ रोप को खोलने में? 25 न्यूटन। कितना खोला है पहले से? पहले यहाँ पे 0 था, 0 यहाँ पे आ चुका है, 2 यहाँ पे, यानी कितना खोला है मैंने? 2 मीटर। तो मुझे फोर्स मिल गया, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो वही पूछा है कितना वर्क डन होगा रोप को 2 मीटर खोलने में। रोप को 2 मीटर खोलने में वर्क डन विल बी 25 इंटू 2 मीटर। ध्यान रखना इस वाले पार्ट को नहीं काउंट करेंगे, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ से 0 मानेंगे। उसके बाद खींचेंगे तो रोप और खुल जाएगा, तो 0 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। तो कितना खोला मैंने? 2 मीटर। तो आ गया वर्क डन 25 इंटू 2, 50 जूल। अगला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला पता है, अभी भी सीख लो अगर नहीं याद है तो। थीटा इक्वल्स टू लेंथ बाय रेडियस, इसको सेक्टर फॉर्मूला भी कहते हैं। ये बेसिकली मीन्स किसी भी सर्कल में अगर ये वाला डिस्टेंस L है और ये है रेडियस R, तो ये जो L के लिए जो थीटा क्रिएट हो रहा है, दिस L के लिए जो थीटा क्रिएट हो रहा है वो थीटा इक्वल्स टू L बाई R।
यानी लेंथ बाय रेडियस। तो सी में पूछ रहा है फाइंड द, सॉरी सी में नहीं, हाँ सी में पूछ रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, एज्यूम द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया जूम, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फॉर रोटेशन आई ओमेगा स्क्वायर। आई तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, हाफ एम आर स्क्वायर, उसका काम तो हो गया। ओमेगा चाहिए, ओमेगा नहीं मिला, तो लेट्स फाइंड आउट ओमेगा। ओमेगा ढूंढने के लिए हमें जाना होगा पहले थीटा पे। अब फॉर्मूला तो हमें पता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब रोप खोला कितना था, 2 मीटर, यानी एल बन गया मेरा 2 मीटर। रोप का रेडियस कितना था, 220 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। यहाँ से मुझे मिल गया थीटा। ध्यान रखना, थीटा फिर से कह रहा हूँ, थीटा इज लेंथ बाई रेडियस। तो रोप कितना खोला था हमने अभी अभी, कितना रोप खोले थे अभी, 2 मीटर ना, 0 से लेके 2 मीटर, अभी 2 मीटर का रोप खोला था। तो 2 मीटर ऑफ द रोप इंटू रेडियस बाई रेडियस ऑफ द रोप इज थीटा। अब अगर थीटा मिल गया तो इस वाले फॉर्मूला से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, उसके कंपेयर रोटेशनल इक्विवेलेंट से ओमेगा नॉट स्क्वायर ट्वाइस अल्फा थीटा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट तो 0, 2 अल्फा ऑलरेडी निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड पहले अल्फा आया था 12.5, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे बिठा दूँ, एंड थीटा अभी अभी निकालें थीटा, वहाँ से मुझे मिल गया ओमेगा स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी, उसको यहाँ पे बिठा दो, यू विल गेट द रोटेशनल एनर्जी। ऑप्शन आंसर क्वेश्चन नंबर डी ने कहा था कंपेयर आंसर बी एंड सी। बी में देखो वक्डन कितना आ रहा है, 50 जूल, ये था तुम्हारा वक्डन, रोप खींचने का वक्डन। तो रोप खींच के कितना वक्डन किया, 50 जूल। और वो फ्लाई व्हील रोटेट होने में कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया, 50 जूल। अब ये तो होना ही था, व्हील पे वक्डन तुम ही कर रहे हो, तो तुम जितना वक्डन करोगे, तुम जितना वक्डन करोगे उतना ही व्हील गेन करेगा। तो तुमने जितना वक्डन किया है व्हील ने उतना ही गेन किया है। तो यू हैव डन योर वर्क, तुमने वक्डन किया कितना, 50 जूल। व्हील ने काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया, 50 जूल। वो तो होना ही था बिकॉज व्हील पे और कोई काम कर नहीं रहा है, तो तुम्हारा वक्डन ही व्हील के काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो वही हमने किया है क्वेश्चन बी एंड सी में। फिर से कह रहा हूँ, ऑप्शन बी में हमने निकाला था कि हमने कितना वक्डन किया रोप को खींचने में, कितना किया, 50 जूल। ऑप्शन सी में हमने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी व्हील ने कितना गेन किया, 50 जूल, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे मार्क तो नहीं किया है, बट एक दो क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ के क्वेश्चंस कंपेरेटिवली इजी हैं, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, तो एक यहाँ से ट्राई करना, एंड दिस वन ऑल्सो। रेडियस ऑफ गायरेशन कहीं पे भी दिया हो उसका एक ही फॉर्मूला होता है m²। रेडियस ऑफ गायरेशन कोई डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट नहीं है, एक ही फॉर्मूला है m²। ट्राई दिस वन, बस ये 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेने पर। ये तो दोनों इजी हैं, 46 47 तो बहुत इजी है। 49 में प्रॉब्लम हो तो बोल देना, 49 आई विल शो, अगर प्रॉब्लम हो तो। आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, किया हुआ है यहाँ पे, बट 46 47 तो बहुत इजी है। 53, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स वुड बी नीडेड टू स्टॉप द अर्थ इन 1 ईयर। अगर अर्थ का रोटेशन बंद करना है तो कितना टेंजेंशियल फोर्स लगेगा 1 ईयर। इफ़ वी आर रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, हम 10⁻⁵ रेडियन, -5 है ये। गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ इज दिस एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस, तो उसको रोकने के लिए कितना टेंजेंशियल फोर्स चाहिए होगा। ध्यान रखना, टेंजेंशियल फोर्स यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एफ, नॉट टाउ। टाउ हो जाता रोटेशनल फोर्स।
हमें टेंजेंशियल फोर्स बोला है यानी एफ। तो पहले देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, इन अर्थ का इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, कितने टाइम पे रोकना है अर्थ को, 1 ईयर। 1 ईयर यानी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, ध्यान से देखना। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। एक डेज में कितने आवर्स होते हैं, 365 इंटू 24। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 365 इंटू 24 इंटू 60। आ गया पूरा चीज़ मिनट में। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। अब ये पूरा वैल्यू इन सेकंड्स में आ गया, तो ये होता है सीरीज़, तो उसे कन्वर्ट कर लिया गया इन सेकंड्स। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, वहाँ से अल्फ़ा निकाल लो, तो ये आ गया अल्फ़ा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है, बिकॉज कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। आएगा तो इट विल बी इन ईजियर वैल्यूज़। यहाँ से अल्फ़ा आ गया। अब टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा, तो वहाँ से हमें आई तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अल्फ़ा मिल चुका है, तो यहाँ से हम टाउ मिल गया यानी टॉर्क। अब ये भी हमें पता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। अगर ये अर्थ है और इसको टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे लग रहा है एफ, तो ये हो गया अर्थ का रेडियस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को तो टाउ कहेंगे। टाउ इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू आर। ये तुम्हारा अर्थ है प्यारा, ये हो गया क्वेश्चन। तो ये अल्फा जो है वो अर्थ का रोटेशनल एक्सेलरेशन है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज दिस एंड इट्स रेट ऑफ रेवोल्यूशन इज 10 साइकिल्स पर सेकेंड। अब देखो जहाँ पे 10 साइकिल्स पर सेकेंड, कोई भी चीज़ नंबर, समथिंग नंबर इन पर सेकेंड का हिसाब से, 10 मूवमेंट, 10 साइकिल्स, 10 जम्प्स, 10 रोटेशंस, ये सारे चीज़ें अंडर कम्स अंडर फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू, ये ध्यान रखना, ये न्यू है यानी फ्रीक्वेंसी। 10 रोटेशंस पर सेकेंड या 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम गिवन है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई निकालने के लिए बोला है, तो पहले ओमेगा निकाल लो। ओमेगा इज 2 पाई एफ या 2 पाई म्यू, 3 दिस, तीनों वैल्यूज बिठा तो तुम्हें ओमेगा मिल गया। एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा, आई इक्वल्स टू एल बाई ओमेगा, एल गिवन है, ओमेगा आ चुका है, तो यहाँ से हमें मिल गया एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम निकालना है जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो यानी अगर ये अर्थ है तुम्हारा, तो ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। मास ऑफ द अर्थ गिवन है, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ इज दिस। मास गिवन है, रेडियस गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तुम्हें कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम यानी एल। अब देखो मास नोन, रेडियस नोन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ, अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी जिसके सेंटर एक्स डायमीटर के अलोंग एक एक्सिस पास हो रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो इसका इस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। इसका वैल्यू गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं गिवन है ना, ये गिवन है, हाँ गिवन, ओ अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो है ही वो। फिर भी अगर ये क्वेश्चन में ना गिवन हो, ये लास्ट वाला पार्ट, तो याद रखना अर्थ इज स्पेरिकल शेप, सेंटर से अगर एक्सिस पास होगा तो इट विल बी 2/5 mr²। तो 2/5 mr², ये सारे टेबल्स नोट्स में गिवन है। 2/5 mr², 2/5 mr², आर भी गिवन है, एम भी गिवन है। यहाँ से आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, 2π। अब ऑब्वियसली अर्थ इज रोटेटिंग, तो कितना टाइम लेगा वो, एक दिन मतलब 24 आवर, 24 आवर को मिनट में लोगे तो 60, 60 मिनट को सेकंड में लोगे तो एक और 60, 2π/this। ये आ गया अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी। अब अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, अर्थ का आई भी पता है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, तो यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एक स्टार है जिसका मास है ट्वाइस द सोलर मास एंड द रेडियस, एक स्टार ऑफ मास ट्वाइस द सोलर मास। सोलर मास मतलब सन का मास, ठीक है, सोलर मास मतलब सन का मास। तो एक स्टार है जो सन के मास का 2 टाइम्स है, उसका रेडियस है 10⁶ किलोमीटर, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड दिस। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार व्हेन इट कोलैप्सेस टू ए रेडियस ऑफ, क्या बोला है, रेडियस ऑफ, अच्छा टू ए रेडियस ऑफ 10⁴ किलोमीटर। अच्छा पहले रेडियस था 10⁶,
पहले स्टार का रेडियस था 10⁻6 किलोमीटर, अब वो कम होके आ चुका है 10⁻4 किलोमीटर। तुम्हें बोला है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, अब ओमेगा का वेलोसिटी क्या होगा। ये था पहला ओमेगा, अब ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, वो है क्वेश्चन। अब देखो, क्योंकि वो एक्सटर्नल कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, वो खुद ही श्रिंक कर रहा है ड्यू टू इट्स इनवर्ट ग्रेविटेशन, अपने ही ग्रेविटेशन की वजह से श्रिंक हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंसेप्ट, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 हमें पता है 2/5 mr², ओमेगा 1 I2 2/5 mr²। ऑब्वियसली फॉर्मूला तो स्टार की शेप का होता है, स्फेरिकल शेप, ध्यान रखना इस शेप का नहीं होता है स्टार। स्टार ये वाला सिर्फ कार्टून में होता है, स्टार का शेप इज स्फीयर। तो स्फीयर का एक्सिस अगर यहाँ से स्फीयर अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, स्फीयर अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इट्स फॉर्मूला इज 2/5 mr²। तो 2/5 mr² ओमेगा 1, 2/5 mr² ओमेगा 2। यहाँ से 2/5 कैंसिल, मास कैंसिल, रेडियस 1। देखना मास में कोई चेंज नहीं होगा, तुम श्रिंक हो रहे हो, मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मास में चेंज होगा अगर कुछ टुकड़ा होकर बाहर चला जाए, अगर स्टार टूट के बाहर जा रहा है तब मास में चेंज होगा, लेकिन अगर ग्रेविटी तुम्हें श्रिंक कराएगा तो तुम्हारे मास में कोई चेंज नहीं होगा, बस तुम्हारा रेडियस कम हो जाएगा। जैसे मूरी के डिब्बा जो होता है ना, उसको धक्का मारते हो तो और स्पेस निकल जाता है, बट वज़न थोड़ी कम होता है, जितना पहले था उतना ही होता है। तो वही चीज़ है, वज़न में कोई चेंज नहीं है, जस्ट इट गेट्स श्रिंक्ड। तो यहाँ पे R1² ओमेगा 1, R2² ओमेगा 2, यहाँ से ओमेगा 2 इक्वल टू R1² बाई R2² बाई ओमेगा 1 लिख सकते हैं। अब इनिशियल रेडियस हमें पता है, फाइनल रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल ओमेगा 1 भी क्वेश्चन में गिवन था, देखो 10⁻⁻6 रेडियन पर सेकेंड, तो वहाँ से ओमेगा 2 निकल जाएगा। ये सारे वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, पहले रेडियस क्या था, फिर रेडियस क्या हुआ, कितने वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ से ये आ गया। ये है एग्जाम्पल 62। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर अर्थ अपने एक्चुअल वॉल्यूम के 1/64 टाइम्स बन जाए, तो मास सेम है, मास में कोई चेंज नहीं है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना बन जाएगा। हमारा अभी का दिन कितना है, 24 आवर्स का। तब क्या होगा अगर अर्थ श्रिंक होके अपने वॉल्यूम का 1/64 बन जाए। तो अर्थ इज ए स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³। नया वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/64। तो यहाँ से नया वॉल्यूम निकाल लो, v डैश हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r⁻³, बिकॉज ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा तो रेडियस भी तो कम होना है। अगर इतना सा चीज़ इतना बन रहा है यानी वॉल्यूम श्रिंक, तो रेडियस भी तो श्रिंक हो गया। तो r⁻³ 1/64, v का वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं वहाँ पे। यहाँ से हमें r' और r का एक रिलेशन मिल गया, यानी नया रेडियस पुराने रेडियस का 1/4 होगा। अगर तुम्हारा पुराना रेडियस 4 है तो नया रेडियस विल बी 1, पुराना रेडियस अगर 16 है तो नया रेडियस विल बी 4, मतलब इसका 1/4। ये आ गया नया रिलेशन, यानी तुम्हारा नया रेडियस इज 1/4 ऑफ योर ओरिजिनल रेडियस। देख लो कैसे निकालना है फिर से एक बार। ये रहा अर्थ का एक्चुअल वॉल्यूम, अर्थ का नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का 1/64 होगा, नया वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई r⁻³, 1/64 ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन है। काटो इनको दोनों साइड में, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, यहाँ से क्यूब रूट वहाँ पे ले लो, 64 इज़ 4 का क्यूब, 64 मतलब 4 का क्यूब इज़ 64। तो इसमें क्या आएगा फिर, r⁻³ इक्वल टू r³/4 क्यूब कैंसिल, मतलब बेसिकली क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स, तो r' इक्वल्स टू r/4। ये आ गया r' इक्वल्स टू r/4। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वॉल्यूम खुद से श्रिंक हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो I' अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। ओमेगा डैश होता है 2π/t, तो नया टाइम पीरियड t' मान के चलते हैं। पुराना एंगुलर मोमेंटम इज 2π/m r², नया होगा r'², बिकॉज अभी r छोटा हो चुका है। पुराना ओमेगा इज 2π/t। अब हमें t' निकालना है, सब कुछ काट दो, 2/5 कैंसिल, m कैंसिल, 2π कैंसिल,
यहाँ से अगर साइड चेंज करोगे तो टी डैश इक्वल्स टू आर डैश बाई आर होल थिंग स्क्वायर। अब आर डैश इक्वल टू आर बाई 4 होल थिंग स्क्वायर, और टी मतलब 24 घंटा। पुराना टाइम पीरियड, एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ क्या है? 24 आवर्स इज अ डे, 1 डे मीन्स 24 आवर्स। तो वहाँ से आ गया 1.5 आवर, यानी अर्थ का वॉल्यूम अगर 1/64 करोगे तो एक दिन होने में, पूरा एक दिन कंप्लीट होने में सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में सूरज उठेगा फिर वापस चला जाएगा, इन जस्ट 1.5 आवर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार रीडिंग दे देना। ये जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए क्वेश्चंस है, कुछ पढ़ के एक बार देख लेना। इम्पोर्टेंट है नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक बार जस्ट रीडिंग देना है और कुछ नहीं। बस ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अगला मिलेगा रोटेशन।